हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और इसी कामना के साथ आइए आज शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का ये तीसरा एपिसोड। आज के एपिसोड में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की क्या रूपरेखा है। भारतीय संविधान एवं हमारी राज्य व्यवस्था। संविधान के आधार पर ही भारत की राज्य व्यवस्था तय होती है। तो आइए सबसे पहले हम संविधान सभा का इतिहास जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो संविधान सभा जो है उसका क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार जो है सो इसका गठन किया गया, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम मांग थी वो एम.एन. रॉय ने की थी 1934 ईस्वी में। मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. एम मतलब मानवेंद्र, एन मतलब नाथ, राय। इन्होंने 1934 ईस्वी में सबसे पहले ये मांग की कि संविधान सभा बनाई जाए और संविधान सभा जो है वो हमारे संविधान की रूपरेखा तय करेगी। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1935 में की गई। इसके बाद देखिए संविधान की अप्रत्यक्ष मांग भी हमेशा होती रही है। ये तो कांग्रेस के द्वारा या एम.एन. राय के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया मांग। प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जो है देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भी ये बात कही थी कि हमारा अपना संविधान सभा हो। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भी कही थी। 1922 में महात्मा गांधी ने भी कही थी। संविधान सभा की मांग का इतिहास। 1924 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की रचना का विचार दिया था। जैसा कि आपको मालूम है कि जब महात्मा गांधी ने ये सभी जो स्वदेशी आंदोलन था उसको जब स्थगित कर दिया था चौरा चौरी कांड के परिप्रेक्ष्य में, तब कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी और उसी स्वराज पार्टी ने जो है संविधान सभा की रचना का विचार दिया था। तो इसके बाद देखिए 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग की। 1935 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1937 में 11 प्रांतों में निर्वाचन हुआ। 1935 के एक्ट के अनुसार 11 प्रांतों में जो है निर्वाचन हुआ, उसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला और 3 प्रांतों में अन्य दलों को या मुस्लिम लीग को बहुमत मिला। महत्वपूर्ण घटना इस दौरान क्या हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ये शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वार की 1 सितंबर 1939 और समाप्त हुआ 15 अगस्त 1945। ये 37 के बाद की घटना हुई। 39 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग की। संविधान निर्माण जो है वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा हो और संविधान निर्माण में कोई बाहरी विदेशी हस्तक्षेप न हो। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दो बातें कि जो हमारा संविधान का निर्माण हो एक संविधान सभा द्वारा हो और उस संविधान सभा के सदस्य कौन रहेंगे, तो वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए जो उम्मीदवार होंगे वही इसके सदस्य होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान जो है वो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया जाए, इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप या बाहरी प्रतिनिधि न हो। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान, हमारा जो संविधान है
और इस संविधान के द्वारा जो हमारी राज्य व्यवस्था बनी हुई है, तय है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश का संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। देखिए, संविधान जो है प्रावधानों का संग्रह है ना। इसमें विभिन्न प्रावधान रहते हैं जिसके तहत जो है किसी देश का शासन चलाया जाता है। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। देखिए, संविधान में जो बातें सैद्धांतिक रूप से लिखी गई हैं, व्यवहार में जो है वही अमल में आती है। जिन संस्थाओं का जिक्र संविधान में होता है, वो संस्थाएं जो है व्यवहार में मूर्त रूप में जब रहती हैं तो उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे संविधान में प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, संसद है, विधानसभा है। तो यदि संविधान के तहत उनकी गठन हुआ है, निर्वाचन हुआ है, रचना हुआ है, तो इन संस्थाओं को हम राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। अब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, संसद आती है, न्यायपालिका आती है, प्रशासन आती है, संस्थाएं आती हैं। ये सभी राज्य व्यवस्था के अंग हैं। मतलब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अब संविधान, हमारी जो संविधान बनी है, तो इस हमारे संविधान के क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है कि हमारा जो संविधान है लिखित है और यूएसए की तर्ज पर जो है, यूएसए में भी लिखित है, उसके तर्ज पर बनाया गया। अलिखित, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, वो परंपराओं पर बना हुआ है ब्रिटेन का, और वो लिपिबद्ध नहीं है। जबकि हमारा जो संविधान है वो लिपिबद्ध है, लिखित है, और अमेरिका में भी लिखित संविधान बनाया गया है, तो वहीं से ये लिया गया है। अमेरिका में देखिए निर्मित संविधान है, और ब्रिटेन में जो है परंपराओं से विकसित संविधान है। देखिए, हम यूएसए में जो है कठोर संविधान है और ब्रिटेन में लचीला संविधान है, लेकिन हमारा जो है संविधान इन दोनों के बीच है, लचीला और कठोर के बीच में है। लिखित, देखिए लिखित संविधान किसको कहते हैं? जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाए। देखिए, ऐसा संविधान जिसका लिखित दस्तावेज हो, है ना, उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित किसको कहते हैं? जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है। देखिए, परंपराओं के रूप में जो संविधान है उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। निर्मित और विकसित, जिस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा निश्चित समय पर किया जाता है तो उसको हम निर्मित संविधान कहते हैं। यदि संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान है तो निर्मित, परंतु जिस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा होता है, ये तो हम बता चुके थे। परंतु जिस संविधान की उत्पत्ति विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है, उस संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। देखिए, ब्रिटेन में जो संविधान है उसका विकास जो है वो राजनीतिक परंपराओं के रूप में हुआ है। वहाँ की जो राजनीतिक परंपराएं थी वही जो है ये विकसित हो गई संविधान के रूप में, तो इसको हम विकसित संविधान कहते हैं। यदि जो राजनीतिक परंपराएं हैं उसी का विकास होते होते वो संविधान में बदल जाए, तो राजनीतिक परंपराएं जब संविधान में बदल जाती हैं तो उसको हम विकसित संविधान कहते हैं। अब हम बताते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, हमारे संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स हैं। तो ये 12 हैं।
आइए गौर करते हैं किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में क्या विषय है। पहला जो अनुसूची है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। वहाँ पर हमारे संघ यानी देश का जो है राज्य क्षेत्र कहाँ तक है विस्तार, और हमारा जो राज्य है, जितने भी प्रदेश हैं उनका क्षेत्र कहाँ तक है, क्षेत्रफल कहाँ तक है, इसका जिक्र किया गया है पहले अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते। देखिए, जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य है ना, विधान सभा के सदस्य है ना, या न्यायपालिका में जितने मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ये सभी का जो वेतन भत्ता कितना होगा, ये दूसरी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ का प्रारूप है उसमें, कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब जब निर्वाचन के बाद जब शपथ लेंगे है ना, या प्रतिज्ञान करेंगे तो किस है ना रूप में करेंगे, इसमें शपथ दिया हुआ है। शपथ का प्रारूप है ये तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो उनकी जनसंख्या के आधार पर, तो वहाँ पर कितनी सीटें, किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, ये चौथे अनुसूची में इसका जिक्र है। पांचवी जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। देखिए, बहुत से हमारे देश में जो है अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों का वहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण कैसा होगा, इसके बारे में जो है ये उपबंध किया गया है पांचवी अनुसूची में। जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पर एसटी का प्रशासन, वहाँ परंपरागत प्रशासन होता है ना, वहाँ पर मुखिया की जगह उनके अपने ग्राम प्रधान होते हैं। वहाँ उनका प्रशासनिक व्यवस्था अलग होता है अनुसूचित जनजातियों का, और उनका नियंत्रण करने का तरीका भी अलग होता है। वहाँ की राजस्व व्यवस्था उनकी अलग होती है, न्याय प्रणाली अलग होती है। तो वह अनुसूचित क्षेत्र जहाँ एसटी की जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कैसे प्रशासन होगा है ना, कैसे नियंत्रण होगा है ना, वहाँ की परंपराओं को बरकरार रखते हुए, ये इसका जिक्र है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मिजोरम है ना, ये सभी देखिए, इसको शॉर्ट में एटीएम लिखा गया है। ए मीन्स असम, टी मीन्स त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय, और एम जो है ट्वाइस है, 2 बार है, मिजोरम, मेघालय मिजोरम। तो एटीएम याद रखिएगा, एटीएम है ना स्क्वायर। तो ये असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, वो तो पूरे पांचवी अनुसूची था पूरे देश के लिए, लेकिन सिक्स्थ जो अनुसूची है, छठी अनुसूची, वो एटीएम स्क्वायर के लिए है। एटीएम स्क्वायर में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ जनजातियों के प्रशासन का उपबंध जो है वो छठी अनुसूची में किया गया है। एटीएम याद रखेंगे आप, एटीएम स्क्वायर। ए मीन्स असम, टी मीन्स त्रिपुरा, एम मीन्स मेघालय, एम मीन्स मिजोरम। अब आते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, देखिए सातवीं सूची ऐसे याद रखें, सातवीं जो अनुसूची है उस सूची से संबंधित है। तो संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। केंद्र सूची, जिसको संघ है ना सूची कहते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना। तो जो संघ सूची होता है उस पर कानून जो है संघ बना सकता है। जो राज्य सूची है उस पर कानून राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, संघ और राज्य दोनों। तो ये सातवीं अनुसूची में है ना सूचियों का जिक्र है। अब आठवीं में भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। देखिए, संविधान में जो है, जिस समय संविधान बना था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन अभी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है इसमें। तो जो 8वीं अनुसूची है संविधान का,
उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। देखिए 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि भूमि सुधार से संबंधित जो ये विषय होते हैं वो किस अनुसूची में शामिल है, तो 9वीं अनुसूची में। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी भूमि सुधार से संबंधित कानून है, इसको जब इस अनुसूची में है ना डाल दिया जाता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। मतलब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। सरकार जो भी कानून भूमि सुधार का बनाकर इसमें डाल दे तो उसकी जो है न्यायिक समीक्षा जो है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की जा सकती है। 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। 10 दल बदल, देखिए ऐसे पकड़ सकते हैं 10 दल बदल। देखिए 52वां जो संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो उस समय ये दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में ये डाला गया था। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि कोई भी संसद सदस्य या विधायक यदि अपना दल बदलना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या है ना ये होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, और यदि वो इस कानून का उल्लंघन करके दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता ही समाप्त हो जाती है। इसमें कड़े प्रावधान हैं और दल बदल कानून के तहत जो है स्पीकर को पूर्ण अधिकार होता है ना अपने सदस्य का जो सदस्यता है उसको रद्द करने का। 11वीं जो अनुसूची है वो ग्राम पंचायत, वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। 11 अनुसूची ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। देखिए 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है और इसमें ग्राम पंचायतों को 29 विषय अलॉट किए गए हैं जिस पर वो अपना काम कर सकती है, और नगर पंचायतों को 18 विषय दिए गए हैं जिस पर वो अपना काम कर सकती है। देखिए जो ग्राम पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची बनी है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में बनाया गया था, और जो 12वीं अनुसूची बनाई गई है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में ही बनाया गया था। तो ये अनुसूचियाँ बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक बार पुनः हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। देखिए पहली अनुसूची, इसमें क्षेत्र का जिक्र है, संघ और राज्य का क्षेत्र, तो आप ऐसे याद रखेंगे। पहली अनुसूची क्षेत्र, दूसरा वेतन भत्ता, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, केवल राज्यसभा याद रखें, चौथा सभा, पांचवा अनुसूचित क्षेत्र, छठा एटीएम का अनुसूचित क्षेत्र, सातवां सूची, आठवां भाषा, नौवां भूमि सुधार अधिनियम, 10वां दल बदल, 11 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये अनुसूची में किस अनुसूची में कौन सा विषय ये प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं संविधान के भाग। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि हमारे संविधान में 22 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय। इन अध्यायों को हम लोग देखिए हमारे संविधान में कुल 22 अध्याय हैं, चैप्टर्स, जिसको आप चैप्टर से तुलना कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो 13 भागों का जिक्र है यहाँ पर, आइए देखते हैं। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता के प्रावधान हैं, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 4A देखिए ये बाद में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य, तो 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4A में है मूल कर्तव्य। भाग क्षमा करेंगे, पेज भूल गया था।
देखिए, इसके बाद भाग 5 में संघ का है जिक्र, भाग 6 में राज्य का है, भाग 7 जो है हटा दिया गया है, 7वें संशोधन 1956 के द्वारा ये भाग 7 को हटा दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है। भाग 9 में पंचायत, ग्राम पंचायत और प्रशासन। 9A में देखिए, 9 में ग्राम पंचायत और 9A में नगर पालिका का जिक्र है। 9B में सहकारी समितियों का जिक्र है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का जिक्र है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का जिक्र है। भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदावाद ये सब का जिक्र है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य समागम ये सब का जिक्र है। देखिए, हमारा जो संविधान है, संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। ये भागों को आप अध्याय की तरह ले सकते हैं। जैसे कोई भी पुस्तक होती है तो आप देखेंगे कि पुस्तक में कई अध्याय होते हैं। उसी तरह से हमारे संविधान में भाग हैं, 22 भाग हैं। इन भागों को है ना हम अध्याय के रूप में ले सकते हैं। अब देखिए, हर भाग जो है, अध्याय जो है, उसमें कई अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। तो ये जो आर्टिकल हैं, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में कई टॉपिक्स होते हैं, तो आप ये अनुच्छेद को टॉपिक्स की तरह ले सकते हैं। कुछ किताबों में आप जब देखेंगे, जो प्रिंटेड किताबें होती है, तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है 1.1 भूमिका, 1.2 है ना, कुछ टॉपिक लिखा रहेगा, 1.3 में कुछ टॉपिक लिखा रहेगा, 1.4 में टॉपिक लिखा रहेगा, और लास्ट में 1.5 में लिखेगा निष्कर्ष। तो इस तरह से उसके कई अनुच्छेद होते हैं अध्याय के। तो उसी तरह हमारे संविधान में भाग जो है वो अध्याय है, और अनुच्छेद जो है उस भाग के अंतर्गत, अध्याय के अंतर्गत टॉपिक्स हैं। अलग अलग विषयों के टॉपिक्स होते हैं, तो उनको हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद में ही जो है ये हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य व्यवस्थाएं, उसी राज्य व्यवस्था का जिक्र होता है, और उसी के अनुसार हमारे देश का जो है शासन प्रणाली गठित की गई है, संचालित होती है। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में, और नए एपिसोड में हम लेकर के आएंगे संविधान के स्रोत। हमारा जो संविधान है इसमें कई प्रावधान हैं, और ये कई प्रावधान जो है ये भारत के जो ब्रिटेन कालीन जो भारत था उसके बहुत सारे एक्ट से प्रभावित है, अन्य देशों के संविधान से प्रभावित हैं। और ये परीक्षा में बहुधा पूछा जाता है कि यह जो प्रावधान है संविधान में वो किस देश से लिया गया है। तो हम उसके बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, मित्रों के भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।